आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है वो है हमारा कोलॉइडल अवस्था। वास्तव में कोलॉइडल अवस्था थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन इसमें से एक जो पार्ट था उत्प्रेरण, उस उत्प्रेरण को हटा दिया गया है कोविड-19 के कारण, क्योंकि यहाँ पर सेशन में थोड़ा सा डिले हुआ था। उसके आधार पर इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो हम लोग केवल बात करेंगे कोलॉइडल अवस्था पर, जिसे हम लोग कोलॉइडल स्टेट कहते हैं। एक प्रकार का ये नया चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोलॉइडल अवस्था होता क्या है, तो जो हमारा कोलॉइडल अवस्था है इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम साहब ने क्या किया था कि उन्होंने विभिन्न पदार्थों के विलयनों को, ऐसे बहुत सारे पदार्थ थे, उनका सबसे पहले विलयन बनाया। और विलयन बनाने के बाद जो हमारी एलिमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग जंतु झिल्ली बोलते हैं, जो हमारा प्लांट मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग पादप झिल्ली बोलते हैं, और जो हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग चर्मपत्र झिल्ली बोलते हैं। तो थॉमस ग्राहम साहब ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ थे, उनका जलीय विलयन बनाया। जलीय विलयन बनाने के बाद उनके विलयनों को जंतु झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन, पादप झिल्ली, प्लांट मेम्ब्रेन और चर्मपत्र झिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं पार्चमेंट पेपर, इन तीनों प्रकार की झिल्लियों में से उनको विस्तृत किया कि जो हमारे पदार्थ के विलयन थे वो चर्मपत्र झिल्ली को विस्तृत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जंतु झिल्ली को विस्तृत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी पादप झिल्ली थी उसको विस्तृत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि कर पा रहे हैं तो क्या होता है, आसानी से कर पा रहे हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे मात्रा में वो विस्तृत हो रहे हैं, मतलब पार्चमेंट पेपर को या फिर एनिमल मेम्ब्रेन को या फिर प्लांट मेम्ब्रेन को धीरे धीरे वो पार करके दूसरी ओर आ जा रहे हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने वितरण के आधार पर क्या किया, 1861 में जो हमारे पदार्थों के विलयन थे उन पदार्थों के विलयन को दो प्रकार के भागों में बांट दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टला, और दूसरा हमारा होता है कोलॉइड। थॉमस ग्राहम ने क्या किया, सबसे बड़ा श्रेय कोलॉइडल विज्ञान का यदि हम जनक कहें तो थॉमस ग्राहम ही है। इसके वास्तव में देखा जाए तो दो अवधारणा है। इसलिए हम लोग पुरानी अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। पुरानी अवधारणा के आधार पर जो हमारे पदार्थों के विलयन थे उसे थॉमस ग्राहम ने वितरण के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक हमारा था क्रिस्टला, दूसरा हमारा था कोलॉइड। तो जब यहाँ पर वितरण के आधार पर उन पदार्थों के विलयनों को क्रिस्टलाभ और कोलॉइड में बांट दिया गया था, तब उन्होंने बताया कि वास्तव में जो हमारे क्रिस्टलाभ होते हैं वो क्या होते हैं। क्रिस्टलाभ को हम लोग क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, जबकि जो हमारा कोलॉइड होता है उसको हम लोग कोलॉइड से बोलते हैं। ये तब उन्होंने वर्गीकृत किया पदार्थों के विलयनों को कि उनमें से कुछ विलयन ऐसे थे जो पार्चमेंट पेपर को, चर्मपत्र झिल्ली को आसानी से तेजी से विस्तृत कर पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ के विलयन थे जिनके वितरण की जो दर थी, वितरण की जो गति थी वो बहुत कम थी, मतलब वो विस्तृत हो रहे थे थ्रू पार्चमेंट पेपर से धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली थे। तो उस आधार पर उन्होंने पदार्थों के विलयन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा था क्रिस्टलॉइड, दूसरा हमारा था कोलॉइड। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हमारा क्रिस्टलॉइड यानी क्रिस्टलाभ क्या होता है। तो क्रिस्टलाभ के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ थे, ऐसे पदार्थों के विलयन जो चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से विस्तृत हो जाते थे, मतलब चर्मपत्र झिल्ली को पार करके एक ओर से दूसरी ओर आसानी से आ जाते थे, उन्हें हम लोग क्रिस्टलाभ बोले, उसे हम लोग क्रिस्टलॉइड बोले। तो चर्मपत्र झिल्ली में से ऐसे पदार्थों के विलयन जो शीघ्रता से विस्तृत हो जा रहे थे, तेजी से पार हो जा रहे थे, उसे हम लोग क्या बोले, क्रिस्टलाभ बोले, क्रिस्टलॉइड बोले। जैसे हम लोग बात करें कि जो हमारे अकार्बनिक साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, अम्ल का हमारा विलयन हो गया, क्षार का जलीय विलयन हो गया, शर्करा यानी चीनी का जलीय विलयन होगा, यूरिया का जलीय विलयन हो गया और NaCl का जलीय विलयन हो गया। तो इतने सारे जो हमारे पदार्थों के विलयन थे, चाहे हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट हो, चाहे हमारा एसिड हो, चाहे हमारा बेस हो, चाहे हमारा शुगर हो, या फिर हमारा यूरिया हो, या फिर हमारा सिंपल साल्ट यानी NaCl हो, जब इन
सभी पदार्थों का जलीय विलयन बनाया गया और उन पदार्थों की जलीय विलयन को जब हम पार्चमेंट पेपर के थ्रू डिफ्यूज करते हैं, विस्तृत करते हैं, तो ये देखा गया कि इन पदार्थों की जलीय विलयन शीघ्रता से पार्चमेंट पेपर से विस्तृत हो जा रहे थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, क्रिस्टलाभ बोला गया। तो क्रिस्टलाभ इसका नाम पड़ा, क्रिस्टलाभ इसे क्यों बोला गया, तो क्रिस्टलाभ बोलने का तात्पर्य यहाँ पर था कि जो क्रिस्टलाभ होता है वो क्रिस्टल और ऑयल से मिलकर के बना है। क्रिस्टल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जबकि ऑयल का मतलब होता है लाइट। ऐसे पदार्थ जो होते हैं, चाहे वो साल्ट हो, चाहे हमारा सॉलिड एसिड हो, या फिर सॉलिड बेस हो, या फिर हमारा यहाँ पर ये शुगर हो, या फिर हमारा यूरिया हो, ये क्रिस्टल के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला गया क्रिस्टलाइट। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं और उनका जो जलीय विलयन होता है आसानी से चर्मपत्र झिल्ली को विस्तृत कर जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, क्रिस्टलाइट बोलते थे। चाहे वो हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट हो, चाहे वो हमारा एसिड हो, चाहे वो हमारा बेस हो, चाहे वो हमारा शुगर हो, या फिर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन हो, या फिर साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हो, ये सारे हमारे क्या कहलाए, क्रिस्टलाइट कहलाए। क्यों कहलाए, क्योंकि इनका जो जलीय विलयन था वो पार्चमेंट पेपर को या फिर प्लांट मेम्ब्रेन को या फिर एलिमेंट मेम्ब्रेन को आसानी से शीघ्रता से डिफ्यूज कर जाता था, तो ये हमारा कहलाया था क्रिस्टलाइट। अब जब पदार्थों को या फिर पदार्थों के विलयन को ये बना रहे थे, तो कुछ पदार्थों की विलयन ऐसे भी थे, कुछ पदार्थों के विलयन ऐसे भी थे जिनको जब पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से विस्तृत किया जा रहा था, तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन को धीरे धीरे वो डिफ्यूज कर रहे थे। मतलब उनकी विसरण की गति क्या थी, बहुत कम थी, या फिर कहें वो विस्तृत होते ही नहीं थे। एक तरीके से देखा जाए तो उनके विसरण की गति क्या थी, बहुत कम थी। मतलब वो पार्चमेंट पेपर को, चर्मपत्र झिल्ली को आसानी से विस्तृत नहीं कर पा रहे थे, थोड़े थोड़े समय में बहुत धीरे विस्तृत कर पा रहे थे, तो उन्हें हम लोग क्या बोले थे, कोलाइड्स बोले थे। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से धीरे या फिर चर्मपत्र झिल्ली में से धीरे विस्तृत होते थे, उन्हें हम लोग क्या बोले थे, कोलाइड्स बोले थे। तो कोलाइड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। जो हमारी कोलाइड्स की उत्पत्ति हुई है वो हमारी ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा में जो हमारा कोलाइड होता है, कोलाइड वो कोला से मिलकर के बना है। तो ग्रीक भाषा में जो कोला होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो होती है ग्लू माने गोंद, और ऑइल्स का मतलब होता है लाइट। मतलब ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं, ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं, यदि इनके विलयन को पार्चमेंट पेपर के थ्रू डिफ्यूज कराया जाए तो इनका जो डिफ्यूजन होता है वो वेरी स्लो होता है। मतलब ये आसानी से डिफ्यूज नहीं कर पाते, इनका जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत धीरे होगा। तो हमारे क्या कहलाए, कोलाइड कहलाए। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जो हमारा गोंद होता है, जिलेटिन होता है, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर गोंद है, दूसरा यहाँ पर हमारा है जिलेटिन, तीसरा हमारा है यहाँ पर एल्यूमिनियम, और चौथा यहाँ पर है हमारा स्टार्च। ये ऐसे पदार्थ थे जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर के थ्रू आसानी से डिफ्यूज नहीं होते थे। डिफ्यूज होते थे तो बहुत कम डिफ्यूज होते थे, बहुत कम विस्तृत होते थे। इस बेस के आधार पर इनको क्या बोला गया, कोलाइड्स बोला गया। यानी ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं, जैसे हो गया हमारा स्टार्च हो गया, गोंद के समान होता है, एल्यूमिनियम हो गया, हम लोग बोलते हैं, ये भी हमारा गोंद के समान हो गया, चिपचिपा होता है, फिक्स टाइप का होता है, गाढ़ा होता है। इसी तरह जिलेटिन भी और गोंद भी, इन सब पदार्थों के जलीय विलयन आसानी से पार्चमेंट पेपर को डिफ्यूज नहीं कर पाते, तो इस यहाँ पर इसे क्या बोला गया, कोलाइड बोला गया। लेकिन ये अवधारणा यानी ग्राहम की जो पुरानी अवधारणा थी काफी दिनों तक चल नहीं सकी, क्योंकि ऐसे कई बार देखा गया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ थे जिनका जो विलयन था वो एक तरीके से देखा जाए तो कोलाइडी निकाय को भी प्रदर्शित करता था, और वही पदार्थ का जो दूसरे में जलीय विलयन था वो क्रिस्टलाभ की तरह भी यहाँ पर प्रदर्शित करता था। तो सिंपल सी हम एग्जांपल लें, अभी तक यहाँ पर देख रहे थे क्रिस्टलाभ में, यहाँ पर हम NaCl की बात कर लें, इसकी बात कर ले, NaCl की बात कर ले, जो हमारा सोडियम क्लोराइड था, या इस सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन बनाए, इस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाए, तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन था वो क्रिस्टलाभ की तरह व्यवहार कर रहा था।
सोडियम क्लोराइड को यदि हम जल में घोल दें इसका जलीय विलयन बन गया। इस सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन था वो क्रिस्टलाट की तरह बिहेव कर रहा था, यानी आसानी से NaCl का जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली को विसरित कर जा रहा था। यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाया, क्रिस्टलाट कहलाया। लेकिन ये केस पहला हो, यदि इसी NaCl के जलीय विलयन को यदि हम बेंजीन में C6H6 में घोल दें ये हमारा कोलाइड कहलाया। क्यों कोलाइड कहलाया? क्योंकि NaCl का बेंजीन में जो विलयन था वो पार्चमेंट पेपर को आसानी से विसरित नहीं कर पा रहा था। तो एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कभी भी दो गुण प्रदर्शित कर पा रहे थे। तो उस आधार पर जो क्रिस्टलाट था, कोलाइड था, इसकी जो अवधारणा थी वो हमारी क्या होगी, फ्लॉप होगी, फेल होगी। यदि हम दूसरी तरीके से बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो जितने भी हमारे इन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जितने भी हमारे मेटल होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये जल से कोई क्रिया नहीं करते। तो जब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो उनको जब हम विसरण करते हैं तो इनका विसरण बिल्कुल होगा ही नहीं। लेकिन इन्हीं पदार्थों के, चाहे हमारा सोना हो, चाहे हमारा चांदी हो, चाहे हमारा प्लेटिनम हो, जितने भी हमारी इन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, यदि इनको विभिन्न विधियों के द्वारा, आगे हम लोग बताएंगे कौन सी विधियां होती हैं जिनके आधार पर इनको कोलाइडल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी गोल्ड का कोलाइडल विलयन बनाया जा सकता है, सिल्वर का कोलाइडल विलयन बनाया जा सकता है, प्लैटिनम का कोलाइडल विलयन बनाया जा सकता है। किंतु ये जल में कैसी होती है, अम्लीय होती है। जब ये जल में अम्लीय होंगे तो ये किसके भांति व्यवहार करेंगे? अब देखा जाए तो दो अवस्था होती है, या तो धीरे धीरे विसरित होंगे या तो विसरित होंगे ही नहीं। जब ये कोलाइडल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये कोलाइडल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनकी विसरण की गति क्या होगी, बहुत धीरे होगी। लेकिन जब ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे तो केवल वाटर ही चलपत्र झिल्ली को विसरित कर पाएगा, ना कि इनमें जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं। इस बिहार पर एक ही पदार्थ के जो अलग अलग विलयन होते हैं वो कभी भी क्रिस्टलाट और कोलाइड दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इस आधार पर जो ग्राहम की पुरानी अवधारणा थी वो समाप्त हो गई, वो फेल हो गया। तो इसके आधार पर जब इनकी पुरानी अवधारणा समाप्त हो गई तो नई अवधारणा आई। उस नई अवधारणा के आधार पर जो विलयन होते हैं, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के विलयन होते थे, उनको वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडल विलयन, फिर निलंबन में क्लासिफाई किया गया। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन आज आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कोलाइडल विलयन होते क्या हैं, कोलाइडल विलयन किन किन पेपर के थ्रू यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं। उसके भी यहाँ पर 1861 में थॉमस ग्राहम ने उनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, चाहे वो हमारे क्रिस्टलाट हो, चाहे वो हमारे कोलाइड हो। क्रिस्टलाट क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, क्यों इनको क्रिस्टलाइड कहा गया, क्यों इनको कोलाइड से कहा गया, और इनकी फेल्योर का कारण क्या था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर मिल गई हैं। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।